जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आशा पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 है। दोस्तों, इससे पहले सेट नंबर 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? यदि हम देखें तो न्यूजीलैंड की राजधानी इनमें से क्या है? वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर वेलिंगटन है जो न्यूजीलैंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है मिक्स, इसमें दिया गया है दोस्तों मैथ रीजनिंग जीके ऐसा करके दिया गया है। तो इसमें हम लोग को खोज करके पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग केवल जीके पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यदि मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हम लोग जीके केवल पढ़ करके केवल जीके जैसे देखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है किस क्षेत्र में? तो राज्य सरकार का स्थानीय निकायों में कौन से क्षेत्र में नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। राज्य सरकार नागरिकों की शिकायतों के मामले में स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो साइलेंट वैली किस लिए चर्चित हुआ था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो साइलेंट वैली है जो जैविक विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए चर्चित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए साइलेंट वैली चर्चा में रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो भारत में किस राज्य में पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें फिर है 3 नंबर प्रश्न में, यदि एक बेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इस तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बेग की ध्वनि तरंग की गति को बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके तरंग दैर्ध्य में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि बेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाई जाए, आवृत्ति को बढ़ा दिया जाता है तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव है? तो तरंग दैर्ध्य की लंबाई कम हो जाएगी, यानी कमी होगी, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, इसमें क्या है आगे यदि हम देखें इसमें तो 12 नंबर प्रश्न की ओर है। 12 नंबर प्रश्न है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? यदि हम ये देखें, पहला औद्योगिक सम्मेलन था वर्ष 1905 में आयोजित किया गया था। ठीक है, छोटा डेट देखें तो 30 दिसंबर 1905 को बनारस में आयोजित किया गया था प्रथम औद्योगिक सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1905 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल सम्राट के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो यह किसने ऐसा महसूस किया था? पहला व्यक्ति वो कौन था जिसने यह अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? वो कौन व्यक्ति था? ठीक है, तो इतिहासकार वो कौन था? उनका नाम था डुप्ले। इतिहासकार डुप्ले थे। उन्होंने ऐसा अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, डुप्ले। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, ये रीजनिंग है, हम लोग केवल जीके देखेंगे। इसमें दिया गया 16 नंबर प्रश्न में, प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण है। तो प्रतिचुंबकीय इसमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन, इसमें से कौन प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है? यदि हम इसमें देखें दोस्तों तो प्रतिचुंबकीय का उदाहरण क्या होता है? तांबा क्या है? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है? 17 नंबर प्रश्न को देखें हम तो, भारत के लिए आर्थिक विकास का एक योजना, प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये किस योजना के नाम से जाना जाता है जो भारत के पूंजीपति लोगों से के द्वारा तैयार किया गया था और जिसे 1944 में तैयार किया गया था? तो इस योजना के नाम से जाना जाता है और इसमें भारत का कुल 8 पूंजीपति लोग शामिल हुए थे। ठीक है, तो इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और यह योजना 1944 में पहली बार और 1945 में दूसरी बार 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र के आर्थिक विकास में राज्य
का हस्तक्षेप प्रस्तावित किया था। 8 उद्योगपति कौन कौन थे? वे थे जे आर डी टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आरदेशिक दलाल, लाला श्री राम, कस्तूर भाई लाल भाई, आरदेसी, दरवेश श्राफ और सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जॉन मथाई। ये 8 उद्योगपति थे। उन्होंने ही यह भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बॉम्बे प्लान की योजना लाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम देखें राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में तो वर्ष 31 कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ठीक है, एक है। और कथन 2 में है भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं के संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाओं हो सकती है, नगर पालिकाएं, परिषद और नगर निगम। उपरोक्त कथनों में से कौन सही और या कौन सा है जो सही है, ये पूछा गया है। 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, कहा गया भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित उपबंध है और उसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो कथन 1 तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कथन 1 बिल्कुल सही है, तो 1 सही है। कथन 2 कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में नगर पालिकाओं के संबंध उपबंध है तथा अनुच्छेद 243 के क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाओं हो सकती है। नगर पालिका 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती है, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर का। ठीक है, ऑप्शन ए सही है परंतु ऑप्शन 2 कथन 2 गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है, नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और 9 के ए में सही है लेकिन 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। और 243 के क्यू में 3 प्रकार की नगर पालिका का गठन की व्यवस्था है, ना कि 2 प्रकार की नगर पालिका की व्यवस्था है। तो ये 2 प्रकार की बातें कहीं कहा गया है इसमें, इसलिए गलत है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नगर पालिका। एक स्थानांतरित करने के लिए नगर यानी पंचायत क्षेत्र, ग्रामीण से शहरी संक्रमण हेतु, छोटे शहर के लिए नगर परिषद तथा बड़े शहर के लिए नगर निगम। ये 3 प्रकार के था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कथन बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। किस मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं? तो किस मानव अंग में लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं जो आपको अंगाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अग्नाशय में लैंगरहैंस का द्वीप होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अग्नाशय में होता है। और लैंगरहैंस के द्वीप अग्नाशय में फैली हुई अंतःस्रावित कोशिकाओं के द्वीप है। अग्नाशय उदर में स्थित एक अंग है। यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को शरीर की कोशिकाओं के लिए ईंधन में परिवर्तित करने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या है? सिल्वर आयोडाइड गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सॉरी, सिल्वर आयोडाइड ब्रोमीन किसमें? ब्रोमाइड की, जब सिल्वर ब्रोमाइड को तो ब्रोमीन गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन गैस बनाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पूछते हैं दोस्तों, पट्टी चित्रकला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो पट्टी चित्रकला रूप है जो कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। वो भी प्लेलिस्ट में जैसे आप कौन सी पब्लिकेशन का पढ़ना चाहते हैं उस अनुसार उसमें वो डाला हुआ है दोस्तों। जैसे एडिटोरियल का आप यदि पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस तो उसमें आपको उसका प्रैक्टिस सेट का सारे वीडियो डाले हुए हैं, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम का। आप उसे जाकर देख सकते हैं दोस्तों। दोनों का अलग अलग प्रैक्टिस सेट का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसी प्रकार एडिटोरियल का है, उसी प्रकार क्रॉन पब्लिकेशन का है एंड आपको रुक्मणी प्रकाशन का भी है दोस्तों। यदि आप लोग देखना चाहते हैं जाकर जरूर देखें। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो क्या है? तो यह एक जीवाश्म ईंधन है कि अधूरे दहन को परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए तब आवर्तकाल में
क्या होगा। यदि यदि आप साधारण पेंडुलम की लंबाई को दुगुना कर देते हैं तो आवर्तकाल √2 गुना वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न की ओर 26 में। इसमें दिया निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। तो कौन सी वैज्ञानिक है जब कुछ गणना किया था पदार्थों की, तो वैज्ञानिक का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसके बाद मैथ दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न कर देते हैं। जीके का कौन सा प्रश्न है, इसमें मिक्स दिया हुआ है जीके, इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, मैनेज करना होगा आप लोग को। इसमें दिया गया 28 में कि अयनांत तथा विश्वत के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। अयनांत और विश्वत के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यदि इसे देखें तो जोड़ा का नाम क्या है, 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। देखिए 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, ये सही है, लंबवत चमकता है 21 मार्च को। 21 जून को कर्क रेखा पर, और जो 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर जो लंबवत चमकता है उस समय क्या होता है, रात दिन बराबर होता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और रात दिन बराबर होता है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरायण हो जाती है और 21 जून को ग्रीष्म संक्रमित को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। और इस समय उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में अधिकतम सूर्य ताप मिलता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर 21 जून को जब सूर्य होती है तो सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर मकर रेखा पर, तो इस समय मकर रेखा पर सबसे अधिक सूर्य ताप मिलती है और उस समय सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं, IPR 1956 ने भारत की खली स्थान पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया है। तो IPR 1956 ने भारत की कितनी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया है, तो IPR 1956 ने भारत के किसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, इसमें है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था के एक उदाहरण है, किसमें, तो उत्पादन की निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था का उदाहरण है पूंजीवादी का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किसका है, तो पूंजीवादी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 34 में निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो कृषि से कौन संबंधित नहीं है, तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, श्वेत क्रांति, आपको कौन कृषि से संबंधित नहीं है, श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित है, ठीक है, और पीली क्रांति कृषि से संबंधित है। कृष्ण क्रांति कृषि से संबंधित नहीं है, कृष्ण क्रांति है जो कृषि से संबंधित नहीं है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और प्रश्न, इसमें दिया 39 में मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच की संबंधों का परीक्षण किया था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उसके बीच की किया था, किस गुण पर किया था, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। किस संबंधों के बीच में किया था, तो भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें 43 नंबर प्रश्न में अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है, इसे कहा गया है, तो इसमें दिया गया, यदि हम देखें, कुरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये सही नहीं है। कुरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है जो जापान की काली धारा के नाम से जानता है। इसका विस्तार मध्य चीन के तट पर होकर के जापान तट तक है, ठीक है। कुरोशियो उत्तरी जल प्रशांत महासागर, ये गलत है। कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, हमसे पूछा कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है, ठीक है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। तो पहली बार औपचारिक रूप से महालबाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी, यदि हम देखें तो महालबाड़ी प्रथा पहली बार औपचारिक रूप से की गई थी 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में महालबाड़ी प्रथा पहली बार लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है और महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था। दोस्तों सर्वप्रथम कब लाया था, हॉल्ट मैकेंजी ने, और इस प्रस्ताव को 1822 में
रेगुलेशन 7 के द्वारा कानूनी रूप प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1822 ईस्वी में इसको कानूनी रूप प्रथा का कानूनी रूप प्रदान किया गया था या लागू किया गया था। कब? 1822 में लागू किया गया था। आया तो था 1819 में, लेकिन लागू हुआ 1822 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। बी बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। तो किस राज्य का आदिवासी लोक नृत्य है बिरहोर? यदि हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या कहता है? कोई राज्य पूछा है या फिर कुछ और पूछा है? नहीं, हमसे राज्य पूछा है। तो बिरहोर है जो आपको झारखंड की लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 48 में चलते हैं। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशित सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति के आयोग ने की है? कौन सी समिति के आयोग ने की है? प्रशासनिक सुधार समिति के आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रशासनिक सुधार समिति के आयोग ने की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है एक यौगिक का आणविक सूत्र C2H6O है। यौगिक का नाम है, तो इस यौगिक का नाम क्या है? इसका आणविक सूत्र C2H6O है। इस यौगिक का नाम है डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल। इसका दोनों नाम है, इथेनॉल भी कह सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दोनों होगा, इथेनॉल भी और डाइमिथाइल ईथर भी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। यदि हम देखें सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान के कारण। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है किसके कारण? उच्च तापमान के कारण सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उच्च तापमान। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया है बाइबिल कुरान से संबंधित है। उसी प्रकार जिस प्रकार बाइबिल कुरान से संबंधित है उस प्रकार से ये जीके हैं दोस्तों, लेकिन पढ़ दिए तो उसको हम देख लेते हैं। बाइबिल जिस प्रकार कुरान से संबंधित है उसी प्रकार जो इसमें है सेब संतरा से संबंधित है। बाइबिल और कुरान दोनों अलग अलग हैं, सेब और संतरा दोनों अलग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र है CA3PO4 के होल ट्वाइन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, CA3PO4 का होल ट्वाइन। नेक्स्ट चलते हैं 57 में। का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो किसका मान नगण्य होने पर होता है दोस्तों? इसे हम देखें, चलता हूँ प्रश्न को देखें। का मान दाब नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चल सकती है। तो नियत गति से चल सकते हैं किसका मान नगण्य होने पर? तो बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 58 में सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यदि हम देखें तो कहाँ अवस्थित है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान के कहाँ? अलवर जिले में है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 56 में। 56 में संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो यदि हम इसको देखें, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से 62 की गई थी। 41वां संविधान संशोधन ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा सही आंसर है। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। और ऑप्शन नंबर और राज्य लोक सेवा आयोग के देखें दोस्तों संविधान के भाग फिर 14 में दिया गया है और अनुच्छेद 315 से 23 के राज्य लोक सेवा आयोग के स्वतंत्रता का शक्तियों के अलावा इसके गठन एवं सदस्यों की नियुक्ति का निर्माण दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 61 में उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो उप प्रधानमंत्री है जो इसमें यदि हम देखें ऑप्शन संविधान के उप प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई है? शिवाजी महाराज के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए किसके बीच हुई है? तो राजा राम और संभाजी के बीच हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा नियोजित हो सकने वाले करों एवं शुल्कों के निर्धारण के
सिद्धांतों के विशेष विषय में प्रस्तुति प्रदान करता है। तो ये कौन सा है संस्तुति प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोपीय महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यूरोप में कहा गया है। तो यूरोप में सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो वोल्गा नदी है, जो यूरोप में सबसे लंबी नदी है प्रवाहित होने वाली। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है, रूस की महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसके गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण का मान इस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? गिरती वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण का कारण ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो छठे आवर्त हैं उसमें तत्वों की मौजूदगी, कौन सी तत्व की मौजूदगी होती है? यदि हम उसे देखें दोस्तों, तो उसमें इसका ऑप्शन देखें, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कौन सी तत्व की मौजूदगी होती है? 70 का नंबर 70 नंबर प्रश्न में, तो इसमें है जो आपको 32वें तत्व का मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, एक बिलियन का पीएच मान में 3 मान क्या है? 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तब पीएच प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो सकती है? तो पीएच आयन प्लस की सांद्रता कितनी हो सकती है? यदि हम ये देखें तो इसकी सांद्रता बढ़ करके कितनी होगी? तो 1000 गुना कम हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जा सकता है? 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में यदि हम देखें तो वो कौन था? तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में था 1857 की विद्रोह के तो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर थे, जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 1857 में किस संघ के शक्ति क्षेत्र के प्रशासन को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के मुख्य आयुक्त कहते हैं? तो वो है चंडीगढ़ के शक्ति क्षेत्र को मुख्य आयुक्त कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, इसमें दिया गया है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, चंडीगढ़। 76 को देखें दोस्तों, तो रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त के उचित स्कंदन में विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, रक्त के उचित स्कंदन में विटामिन के की आवश्यकता होती है। 76 के ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय क्षेत्र देखें किसका भाग है? यदि इसे हम देखें मेघालय क्षेत्र, तो मेघालय क्षेत्र है संरचनात्मक रूप से तो दक्कन का पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, दक्कन का पठार का भाग है मेघालय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में है उसके बाद 82 पे देखते हैं हम लोग। 82 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यदि ये देखें मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है वो कौन सा है? तो दंत बलय है जो मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, दंत बलय मानव शरीर के सबसे कठोर पदार्थ है। 83 में देखें, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो उस शासक का नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, उसका नाम राणा कुंभा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राणा कुंभा उस शासक का नाम है जिसने विजय स्तंभ स्थापित किया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु है जो आपका किसका एक उदाहरण है? यदि ये देखें तो मिश्र धातु है ठोस विलयन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था विस्फोटक वृद्धि का? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण था क्या? तो मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगपति में शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्योग शामिल नहीं है 8 मुख्य उद्योगपति में भारत के? उस उद्योग का नाम हमसे पूछा गया, कौन नहीं है? तो कपास उद्योग नहीं है, उर्वरक था, प्राकृतिक गैस था और इस्पात उद्योग था। तो कपास उद्योग शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें कहता है क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की डिग्री सेल्सियस प्रत्येक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्षोभ मंडल में कितना ह्रास होती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्षोभ मंडल में 100
66 डिग्री हेतु ह्रास होती है। ऑप्शन नंबर 89 का, 89 का क्या होगा दोस्तों? 89 का हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट करते हैं निम्नलिखित में से विषम है कौन शब्द समूह 3 में से भिन्न है? देखते हैं हम लोग इसको। जीके है, चलिए इसको मिलाते हैं। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 में दिया गया है दोस्तों कि महाजनपद और एक तरफ है आधुनिक क्षेत्र। तो मगध, मगध है किसका क्षेत्र है? अभी गया और पटना का क्षेत्र मगध है, ठीक है। गया और पटना का क्षेत्र क्या है? मगध है, ठीक, ठीक है। और वत्स इलाहाबाद का क्षेत्र है, वत्स, ये भी सही है। कौशल अवध का क्षेत्र है और अवंती मालवा का क्षेत्र है। तो सबका सब सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है 94 नंबर प्रश्न की ओर। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है। तो असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या देखी जाती है? यदि ये देखें तो असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें क्या है? तो किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है, किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म क्या होगा? तो इसका अपेक्षित गुणधर्म है जो आपको ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही आंसर होगा। अपेक्षित गुणधर्म है इनमें से सभी अपेक्षित गुणधर्म है किसी भी पदार्थ, जैसे कि निम्न पठनांक, उच्च क्रांतिक तापमान और बाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कार्रवाई क्या है? 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ये कार्रवाई दे रहा है। दूसरा है सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाना चाहिए। तो ये तो गलत है, जबकि कार्रवाई 1 हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो सकता है। 101 में ऑप्शन नंबर, इसका समाधान क्या है? ना 1 है ना 2, दोनों पालन नहीं करता है। हड़ताल कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार को कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 7वें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो हमारे हिसाब से डी होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे तो चलते हैं। इसमें दिया गया है, ये सब रीजनिंग है दोस्तों, ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है किसमें? तो यदि हम देखें द्विबीजपत्री के पौधों की विशेषता नहीं है तो किसमें नहीं है? तो ये आपको रेशेदार जड़े में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 105 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एशिया के में तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है? एशिया के तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। इसमें इनमें से बहरीन की राजधानी क्या है? यदि हम इसमें देखें बहरीन की राजधानी, यदि देखें तो बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी तो मनामा क्या है? बहरीन की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वयन कर सकता है? वह कौन सा जानवर है? तो वो जानवर है आपको हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हाइड्रा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है आपको प्रश्न नंबर 113 की ओर। वृक्कों की निस्पंदन इकाई को कहते हैं। तो वृक्कों की निस्पंदन इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्कों की निस्पंदन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। वृक्कों की निस्पंदन इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यदि ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई है, तो एक्स का भाई ए है। सॉरी, ये तो रीजनिंग दिया हुआ दोस्तों, ये हम लोग नहीं देखेंगे। 16 में है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्व आकाश अभ्यास, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया था? तो भारतीय वायुसेना ने पूर्व आकाश आयोजन कहाँ किया था? शिलोंग में किया था। पूर्व आकाश योजना हवाई अभ्यास किया था कहाँ? शिलोंग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार में त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु अबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो कौन सा था? तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है
120 में किसी रेडियो सक्रिय वस्तु के उत्सर्जन अल्फा किरणें हैं, तो कौन से रेडियो का अल्फा किरणें हैं? यदि ये देखें तो हीलियम नाभिक का उत्सर्जन जो है अल्फा किरणें है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो एंजेला मैथ्यू जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, वो टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट में निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक सार्थक, ये तो जीके नहीं है, इसमें है 123 में पादकों में प्रकुर कहाँ पाया जाता है? तो पादकों में जब प्रकुरन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राज्य सूची का विषय क्या है? यदि हम राज्य सूची का विषय देखें दोस्तों, तो राज्य सूची का विषय है क्या? न्याय है जो राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्यों, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन है जो कब हुआ है? तो ये 600 ईसा पूर्व में हुआ है भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें है कि एक अवतल दर्पण एक आभासी, सीधा और बढ़ी हुई छवि बनाता है जब वस्तु को रखा जाता है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के एफ और पी के बीच रखा जाता है तब वस्तु आभासी, सीधा और बड़ी छवि बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो किसका निरूपण अंकन नहीं हुआ टेराकोटा के? तो यह है शेर का निरूपण अंकन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 137 में लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक सुचालक के प्रतिरोध का विपरीत रूप से प्रभावित करेगा? सुचालक के प्रतिरोध को विपरीत रूप से कौन प्रभावित करेगा? यदि हम ये देखें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है जो प्रभावित करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडेहू की संधि एवं संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो इस युद्ध का नाम क्या था? तो इस युद्ध का नाम है आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी के संक्रमण के अनुसार देखें जैन आचार्य में इसमें क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी के संकेंद्रित के अनुसार, तो अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा कहाँ है वो प्रश्न पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो अकबर ने बहुत सम्मान दिया था, वो कौन थे? हरिविजय सूरी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना न्यू पैलेस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? यह जो आलोचना की है किसने की है? अरविंद घोष ने की है, ये शीर्षक के साथ न्यू पैलेस फॉर ओल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, प्रथम को उत्तर देना है दोस्तों। देखते हैं आगे। तो ये है, हम लोग केवल जीके देखेंगे। इसमें दिया है जीके 145 नंबर प्रश्न में किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में पारित हो गया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में पारित हो गया था, वो किसमें था? तो वो था एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र दर्शाता है। एक वेग समय आरेख को क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो क्या होगा इसका? एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र दर्शाता है, क्या दर्शाएगा? एक वेग समय आरेख का क्षेत्र विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन है? तो वो सदस्य है चिली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, 95वां सदस्य।
नेक्स्ट जो हैं दोस्तों अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान घराने के संस्थापक हैं। तो ये दोनों किस घराने से संस्थापक हैं? किराना घराना के संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कब 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।